नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। पिछले वीडियो में हमने कवि चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में लिखी गई सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन गाथा के बारे में जाना था। अब सवाल ये उठता है कि पृथ्वीराज रासो में सम्राट पृथ्वीराज की जो जीवन गाथा बताई गई है, ये जीवन गाथा पूर्णतः सच्ची घटना पर आधारित है या फिर है किसी कल्पना का हिस्सा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो है क्या। पृथ्वीराज रासो एक बड़ी कविता है जिसे आदिकाल यानी साल 1000 से 1400 के दौरान के बीच माना जाता है। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिकता। साहित्य के इतिहास के इसी विकास क्रम में शुरुआती दौर को आदिकाल कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो एक ऐसी कविता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की कहानी बताई गई है। इस कविता के लेखक चंद बरदाई बताए जाते हैं। पृथ्वीराज रासो की कहानी कुछ यूं है। वैसे तो पिछले वीडियो में मैंने पृथ्वीराज रासो रचित ही कहानी आप लोगों को बताई थी, लेकिन फिर भी एक बार इन शॉर्ट में आपको इसको समरी में बताती हूँ। पृथ्वीराज अजमेर के राजा सोमेश्वर के बेटे थे। सोमेश्वर की शादी दिल्ली के राजा अनंगपाल की बेटी कमला से हुई। दूसरी बेटी की शादी कन्नौज के राजा विजयपाल से हुई, जिनसे जयचंद पैदा हुए। अनंगपाल ने नाते पृथ्वीराज को गोद लिया। जयचंद को बुरा लगा। बाद में जयचंद ने यज्ञ का आयोजन किया और अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर भी रखा। पृथ्वीराज यज्ञ में नहीं आए। गुस्साए हुए जयचंद ने पृथ्वीराज की मूर्ति दरवाजे पर ही रखवा दी। संयोगिता को पहले से पृथ्वीराज बहुत पसंद थे। संयोगिता ने मूर्ति पर माला डालकर अपने प्रेम का इजहार किया। बाद में पृथ्वीराज आए, लड़ाई की और संयोगिता को दिल्ली लेकर चले गए। पृथ्वीराज रासो के मुताबिक पृथ्वीराज का पूरा ध्यान संयोगिता पर होता था। इसी बीच मोहम्मद गौरी का हमला हुआ। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया और छोड़ दिया। गौरी ने फिर से हमला किया और पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी ले गया। पीछे से कवि चंद बरदाई भी पहुंच गए। चंद के इशारे पर ही पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चलाकर पहले गौरी को मारा और फिर एक दूजे को मारकर मर गए। तो ये थी पृथ्वीराज रासो की वो कहानी जो लोक कथाओं में आज भी शामिल है और एक बड़े तबके के लिए हकीकत भी है। पर हिंदी साहित्य के जाने माने विद्वान और इतिहासकार इसे सच नहीं मानते। तो कब रचा गया पृथ्वीराज रासो? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकार और बड़े विद्वान थे, जिनका जन्म 1884 और निधन 1941 में हुआ था। अपनी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य शुक्ल ने लिखा, पृथ्वीराज रासो में दिए हुए साल यानी कि संवत ऐतिहासिक तथ्यों के साथ मेल नहीं खाते। ऐसे में पृथ्वीराज के दौर में इसके लिखे जाने पर संदेह है। अनेक विद्वानों ने इन कारणों से पृथ्वीराज रासो को 16वीं शताब्दी यानी कि साल 1500 से लेकर 1600 में लिखा हुआ एक जाली झूठा ग्रंथ ठहराया है। रासो में चंगेज, तैमूर जैसे कुछ बाद के शासकों के नाम आने से ये शक और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। आचार्य शुक्ल की ऊपर लिखी बात को एक ऐतिहासिक तथ्य से समझते हैं। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल साल 1177 से 1192 था। ऐसे में चंद बरदाई या उनके बेटों का पृथ्वीराज रासो में लगभग 200 साल बाद के शासक तैमूर का जिक्र करना कैसे संभव है? मशहूर इतिहासकार और हिंदी लेखक राय बहादुर पंडित, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा ने भी पृथ्वीराज रासो को कल्पना और तथ्यों से दूर बताया है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि पृथ्वीराज की राज्यसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा है जो पूरा नहीं मिलता। इस पृथ्वीराज विजय की घटनाएं इतिहास के हिसाब से सटीक लगती हैं। इसमें पृथ्वीराज की मां का नाम कर्पूरी देवी लिखा है, जिसका समर्थन हांसी के शिलालेख से भी होता है। हांसी हरियाणा के हिसार में पड़ता है। ये जगह पृथ्वीराज चौहान के किले के वजह से भी मशहूर है। यहाँ से मिले शिलालेखों या दान पत्र और प्राचीन सिक्के भी पृथ्वीराज रासो में लिखे साल यानी कि संवत से मेल नहीं खाते हैं। उदाहरण के लिए चंद ने पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के युद्ध के बारे में संवत 1115 यानी साल 1080 में लिखा, जबकि शिलालेख और फारसी इतिहास के मुताबिक गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध साल 1191 में हुआ था। भारतीय इतिहास की किताबों में भी यही साल मिलता है।
ऐसा नहीं है कि पृथ्वीराज रासो को सही ठहराने के पक्ष में जानकारों ने राय न दी हो, पर यहाँ पहले से समझना जरूरी है कि शक संवत, विक्रम संवत और इंग्लिश कैलेंडर में क्या फर्क होता है। शक संवत इंग्लिश कैलेंडर से 78 साल पीछे और विक्रम संवत 57 साल आगे चलता है। पंडित मोहनलाल विष्णु लाल पांड्या, बाबूश्याम सुंदर दास और डॉक्टर दशरथ शर्मा हिंदी के बड़े जानकार माने गए। ये लोग पृथ्वीराज रासो को सही मानने के पक्ष में रहे। पांड्या के मुताबिक पृथ्वीराज रासो में संवत का फर्क यानी 90 से 91 साल के अंतर के नियम से पड़ता है और ये अंतर भूल नहीं बल्कि जानबूझकर रखा गया है। इसके पक्ष में पांड्या ने पृथ्वीराज रासो के एक दोहे का जिक्र किया और ये है एकादश है पंचदह विक्रम साक आनंद, जिसमें साक आनंद का अर्थ बताया गया है शून्य और आनंद यानी 9 अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। लेकिन आचार्य शुक्ल समेत कई विद्वानों ने यह सवाल उठाया कि ऐसे कैसे 90 साल घटा दिए गए। आचार्य शुक्ल ने अपनी किताब में लिखा है कि नंदवंशी शूद्र थे, इसलिए उन्हें शासन काल को राजपूतों ने निकाल दिया। पांड्या के ऐसे तर्क सिर्फ कल्पना ही है, क्योंकि आज तक कहीं से भी किसी प्रचलित विक्रम संवत से कुछ साल निकालने का कोई मामला सामने नहीं आया। पृथ्वीराज रासो अगर किसी समसामयिक कवि ने रचा होता तो कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएं तो ठीक ही होती। डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हरदयाल के संपादन में छपी किताब हिंदी साहित्य में भी इस बारे में और जानकारी मिलती है। किताब में लिखा है, पृथ्वीराज रासो को जाली मानने वालों का एक तर्क ये भी था कि इसमें अरबी फारसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया। संभव है आपके मन में ये ख्याल आ रहा हो कि फिर ये इतना बड़ा पृथ्वीराज रासो किसने और कब लिखा। गौरी शंकर ओझा के मुताबिक पृथ्वीराज रासो 1600 विक्रम संवत यानी साल 1543 में लिखा गया है, यानी पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के 351 साल बाद। आचार्य शुक्ल ने लिखा कि ऐसा लगता है कि पृथ्वीराज के बेटों गोविंदराज या हरिराज के किसी वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा होगा, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता को लेकर कुछ लिखा हो। इन्हीं सबको उसी दौर का मानकर रासो के नाम से ये इमारत खड़ी कर दी गई हो। भाषा के स्तर पर भी पृथ्वीराज रासो को जानकारों ने खरा नहीं माना। कहा गया है कि कहीं कहीं इसकी भाषा आधुनिक लगती है तो कहीं कहीं प्राचीन। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना था कि पृथ्वीराज रासो में 12वीं शताब्दी की भाषा संयुक्ताक्षरमयी अनुस्वारांत प्रवृत्ति वाली मिलती है, जिससे ये 12वीं सदी का ग्रंथ लगता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य और हिंदी भाषा के एक जाने माने जानकार विश्वनाथ त्रिपाठी भी हैं। अपनी किताब हिंदी साहित्य का सरल इतिहास में विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं कि पृथ्वीराज का रचना काल और इसका मूल स्वरूप सबसे ज्यादा विवादास्पद है। इसलिए जब डॉक्टर बूलर को पता चला कि रासो की तारीख, व्यक्तियों के नाम और घटनाएं इतिहास से मिलती नहीं है, तो उन्होंने इसको प्रकाशित न करने की सिफारिश की। डॉक्टर बूलर वही शख्स थे जिन्हें 1875 में कश्मीर से जानक भट्ट की संस्कृत में मिली पृथ्वीराज विजय मिली। पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज चौहान की जो कहानी मिलती है वो इतिहास और तारीखों के हिसाब से हकीकत से ज्यादा करीब लगती है। पृथ्वीराज रासो को प्रचारित करने का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और इतिहासकार स्कॉलर कर्नल जेम्स टोड को जाता है। जेम्स टोड राजस्थान में तैनात होने वाले शुरुआती ब्रिटिश अधिकारियों में से एक थे। साल 1829 की अपनी किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में जेम्स टोड ने पृथ्वीराज रासो की कहानी को शामिल किया। साथ ही कई बार पृथ्वीराज चौहान के लिए अंतिम हिंदू शासक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। संभव है कि आप ये सोच रहे होंगे कि अगर पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता सवालों के घेरे में है तो पृथ्वीराज चौहान का सच क्या है। हम आपको आगे की कहानी में इतिहासकारों और पृथ्वीराज विजय के जरिए यही समझाने की कोशिश करने वाले हैं। मध्यकालीन भारत के एक जाने माने इतिहासकार सतीश चंद्र माने जाते हैं। सतीश चंद्र ने अपनी किताब मध्यकालीन भारत में पृथ्वीराज चौहान पर लिखा था। इस किताब के अध्याय 5 में सतीश चंद्र ने बताया कि गुजरात के राजाओं के अधीन रह चुके चौहानों ने 10वीं सदी के अंतिम सालों में नदौल में राजधानी बसाई। इस वंश के शासक विग्रहराज ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और अजय मेरू यानी अजमेर को बसाया। विग्रहराज ने दिल्ली का यानी दिल्ली को
1151 में तोमरों से छीना। चौहान राजाओं में सबसे मशहूर पृथ्वीराज तृतीय थे, जो साल 1177 के आसपास गद्दी पर बैठे। पृथ्वीराज ने तत्काल प्रसार की नीति अपनाई और कई छोटे छोटे राजपूत राज्यों पर जीत हासिल की। गुजरात के चालुक्य राजा के खिलाफ संघर्ष में वो सफल नहीं हुए, इसलिए गंगा घाटी की ओर मुड़ गए। सतीश चंद्र ने किताब में लिखा है कि पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड की राजधानी महोबा के खिलाफ अभियान चलाया। यही वो संघर्ष था जिसमें आल्हा और उदल नाम के मशहूर योद्धा मारे गए। हालांकि प्रचलित कहानियों और महोबा में आज भी सुनाए जाते हैं। आल्हा खंड में ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई में उदल मारे गए, जिसका बदला लेने के लिए आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान से जंग लड़ी और उन्हें हराकर गुरु के कहने पर जीवन दान भी दिया। किताब के मुताबिक कन्नौज के जयचंद ने इस संघर्ष में महोबा के चंदेल राजा की मदद की थी। दिल्ली और पंजाब पर नियंत्रण के प्रयासों का गढ़वालों ने भी मुकाबला किया था। यही दुश्मनी थी जिनके कारण पंजाब से गजनवियों को बाहर करने के लिए राजपूत राजाओं का आपस में मेल असंभव हो पाया। ये वही जयचंद थे जिनको लेकर पृथ्वीराज रासों में कई वजहों से पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी बताई गई थी। अफगानिस्तान के काबुल से करीब 400 किलोमीटर दूर एक प्रांत है गौर। यही वो जगह है जिसके नाम पर शहाबुद्दीन मुहम्मद उर्फ मुजुद्दीन मोहम्मद बिन साम का नाम मोहम्मद गौरी भी कहलाया और पूरा भारत आज भी इन्हें इसी नाम से जानता है। साल 1173 में गजनी की गद्दी पर मोहम्मद गौरी बैठा। 1178 में गौरी ने रेगिस्तान के रास्ते गुजरात में घुसने की कोशिश की, लेकिन शिकस्त मिली। गौरी ने तैयारी के साथ लौटकर 1190 तक लाहौर, पेशावर और सिलाईकोट को जीता। इधर चौहान राजाओं की ताकत बढ़ चुकी थी। वो कई आक्रमणकारी तुर्कों को मारकर या हराकर खदेड़ चुके थे। उधर वक्त दो विस्तार पसंद राजाओं का इंतजार कर रहा था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में तराइन की लड़ाई हुई। ये लड़ाई तबर हिंद यानी कि भटिंडा पर दोनों के दावे के चलते हुई। इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान की सेना के सामने मोहम्मद गौरी की सेना तबाह हो गई। मोहम्मद गौरी की जान भी एक युवा खलजी सवार ने बचाई। पृथ्वीराज चौहान तबर हिंद की ओर बढ़े। 12 महीने के घेराबंदी के बाद तबर हिंद पर जीत दर्ज की। पृथ्वीराज ने पंजाब से मोहम्मद गौरी की सेना को खदेड़ने की कोशिश भी नहीं की। इधर मोहम्मद गौरी दूसरी जंग की तैयारी में जुट चुका था। 1192 की ये लड़ाई भारत का इतिहास बदलने वाली थी। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी 1,20,000 सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। उसके साथ एक भारी घुड़सवार सेना और 10,000 घुड़सवार तीरंदाज थे। इतिहासकार सतीश चंद्र ने लिखा है कि पृथ्वीराज की पिछली विजय का सिपह सालदार स्कंद कहीं और युद्धरत था। जैसे ही पृथ्वीराज के गौरी के खतरे का अंदाजा हुआ, उन्होंने राजाओं से मदद मांगी। कई राजाओं ने मदद की, सिवाय कन्नौज के राजा जयचंद के। किताब में ये लिखा है कि जयचंद के इस मौके पर मदद न करने की वजह संयोगिता से शादी करने जैसी कहानियां नहीं थी, बल्कि पुरानी दुश्मनी थी। ऐसे में जयचंद का किनारा करना कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। सतीश चंद्र के मुताबिक पृथ्वीराज के 3 लाख की फौज उतारी, जिसमें घुड़सवारों की संख्या ज्यादा थी और 300 हाथी थे। भारतीय सेना संख्या में ज्यादा थी, पर नेतृत्व मोहम्मद गौरी की सेना का ज्यादा बेहतर था। युद्ध में भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए। सतीश चंद्र की मध्यकालीन भारत की किताब में लिखा है कि युद्ध से पृथ्वीराज बच निकले, लेकिन सिरसा के पास पकड़े गए। तुर्क सेनाओं ने हांसी, सरस्वती और सामान की गढ़ियों पर कब्जा कर लिया। फिर अजमेर पर हमला करके वहां भी कब्जा जमा लिया। पृथ्वीराज को कुछ समय तक अजमेर पर शासन करने की अनुमति दी गई। इस बात की गवाही देते उस काल के वो सिक्के भी हैं, जिन पर एक ओर तारीख है और पृथ्वीराज देव लिखा है और दूसरी ओर श्री मोहम्मद साम लिखा हुआ है। सतीश चंद्र की किताब मध्यकालीन भारत के पृष्ठ 68 पर लिखा है, कुछ दिनों बाद पृथ्वीराज को तथाकथित षड्यंत्र के आरोप में मार डाला गया और उसकी जगह उनके बेटे को गद्दी पर बिठा दिया गया। कुछ वक्त बाद पृथ्वीराज के बेटे रणथंभौर चले गए और नए शक्तिशाली चौहान राज की नींव डाली और इस तरह दिल्ली का इलाका और पूर्वी राजस्थान तुर्क शासन के अधीन हो गया। तराइन की लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे सरदारों के हवाले दिल्ली छोड़कर गजनी लौट गया।
1194 में फिर भारत लौटे गौरी की लड़ाई जयचंद से हुई और लगभग लड़ाई जीत चुके जयचंद की एक तीर लगने से मौत हो गई। इतिहास की किताब में लिखा है कि मोहम्मद गौरी ने अपना अंतिम अभियान 1206 में खोखरी के खिलाफ चलाया और खून बहाया। लेकिन जब मोहम्मद गौरी गजनी लौट रहे थे तब एक कट्टरपंथी मुसलमान ने उसको गोली मार डाला। पृथ्वीराज चौहान की कहानी उस दौर की है जिसे हिंदी साहित्य में आदिकाल या वीर गाथा काल कहा जाता है। यानी उस दौर में जो लिखा जा रहा था वो राजाओं की वीरता का बयान करने के लिए लिखा जा रहा था। साथ ही भारत जैसे विश्वास और मान्यताओं से भरी परंपराओं वाले देश में पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी कहानियाँ यहीं खत्म नहीं होती हैं। पृथ्वीराज से जुड़ी कई कहानियाँ कई अन्य दस्तावेज भी मिलती हैं, जिसे चाहे कश्मीर में डॉक्टर बुलर को मिली पृथ्वीराज विजय हो या फिर ताज अल मासीर, तबकात ए नासिरी, पृथ्वीराज प्रबंध चिंतामणि और पुरातन प्रबंध संग्रह। हर लिखा हुआ दस्तावेज पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी नई कहानी ही बताता है। उदाहरण के लिए जैन दस्तावेज प्रबंध चिंतामणि इसके मुताबिक पृथ्वीराज चौहान कई दिनों तक सोते रहते और जब आक्रमण होता तो उठाए न उठते। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में इतिहास पढ़ाने वाली प्रोफेसर सिंथिया टैलबोट ने भी द लास्ट हिंदू एम्परर किताब लिखी। इस किताब में प्रोफेसर सिंथिया डॉक्टर बुलर को कश्मीर में मिली पृथ्वीराज विजय को हकीकत के ज्यादा करीब बताती हैं। हालांकि इसमें 1192 की हार का जिक्र नहीं है, पर चूंकि इसका नाम ही पृथ्वीराज विजय है तो ऐसे में लिखी गई किताब सही भी लगती है। हसन निजामी के लिखे फारसी दस्तावेज ताल अज मासिर में मोहम्मद गौरी को महान और 1191 की हार को छिपाया गया है और विद्रोह करने के कारण पृथ्वीराज चौहान को मौत की सजा सुनाने की बात लिखी गई है। लेकिन अगर तथ्यों के लिहाज से देखा जाए तो फारसी दस्तावेजों में तबकात ए नासरी सच के करीब है। इसके लेखक मिनहाज उस सिराज जो जैनी पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखते थे और जिनको इतिहास की अच्छी समझ भी थी। मिनहाज ने गौरी की नाकामियों पर भी लिखा था और पृथ्वीराज के हाथों मिली हार का जिक्र भी किया था। मिनहाज के लिखे में हाँसी का जिक्र भी आता है और जहाँ से मिले साक्ष्य प्रमाणिक और काल्पनिक नहीं हकीकत हैं। प्रोफेसर सिंथिया लिखती हैं कि ऐतिहासिक किरदार पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उस दौर की चीज़ें कम ही बची हैं या फिर मिल पाई हैं। लेकिन इन सब दस्तावेजों या किताबों से दूर अजमेर के पृथ्वीराज स्मारक में पृथ्वीराज चौहान की बड़ी सी मूर्ति लगी है, जिसमें उनके हाथ में तीर धनुष है और वे घोड़े पर सवार निशाना साधते दिख रहे हैं। मूर्ति के नीचे खड़े लोग हाथ जोड़कर नमन करते दिखते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोगों के लिए पृथ्वीराज चौहान की कहानी वही पूरी सच्ची है जो पृथ्वीराज रासों में लिखी हुई है। इतिहास और ऐतिहासिक नायकों से जुड़े तथ्यों को लेकर विवाद होते ही रहते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इतिहास को इतिहास के आईने में ही देखा जाना चाहिए, न कि वर्तमान के मापदंडों और नैरेटिव के आधार। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।